हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास एक्सआई के वेक्टर्स के जो एमसीक्यूज मेरा इंटरेस्ट में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें हमने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मेरा यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी जो सीरीज़ है प्रिपरेशन की वो कंप्लीट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एक्स आई फिजिक्स के वेक्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, और इसी चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले इस सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो नीचे में से ऑप्शन में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन कॉन्ट्रास्ट टू स्केलर वेक्टर्स मस्ट हैव। ठीक है, अगर स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस देखें तो स्केलर्स वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर्स में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब यानी कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ? डायरेक्शन का हुआ। तो स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर्स में डायरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्शन। ठीक है, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड यानी नंबर प्लस यूनिट, जैसे आपका 4 kg हो गया तो 4 क्या है? नंबर, और kg क्या है? यूनिट, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। मतलब स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स में डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। थर्ड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या वर्क। ठीक है, तो फोर्स भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे में नोट भी लिख दिया है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर एज अ स्केलर मिले तो उसे वो कौन सी प्रोडक्ट होती है? वो होती है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से वर्क जो है ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज शो ओनली वेक्टर्स। तो आपके पास कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें से सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी वेक्टर्स हैं? पहला ऑप्शन देखें, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास। एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, बट मास इज अ स्केलर। बी ऑप्शन देखें, मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। मास स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर्स नहीं हुए। सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फोर्स। एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, एंड फोर्स आपके पास ये अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये भी वेक्टर नहीं हुआ। वेलोसिटी जो है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है ये ओनली वेक्टर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम। ठीक है, ये तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है अ यूनिट वेक्टर ए इज गिवन बाय। तो ए का यूनिट वेक्टर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यूनिट वेक्टर हम कैसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो ए किसके बराबर हो जाएगा? ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन देखें, ए वेक्टर डिवाइड हो रहा है अपने ही मैग्नीट्यूड से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ऐसा वेक्टर जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अब नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अ वेक्टर विद वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यूनिट वेक्टर की, यानी आप एनी हाउ याद कर दीजिएगा, मेरा यूनिवर्सिटी में इसमें से क्वेश्चन आते हैं लाजमी, तो ये आप एनी हाउ याद कर दीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन है अ वेक्टर इन स्पेस हैज थ्री डैश डायमेंशंस 1 2 3 4। तो स्पेस में हमेशा वेक्टर्स में 3 डायमेंशंस होती हैं, तो 3 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। सेवन क्वेश्चन है अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैंने आपको अभी बताया उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर ही कहते हैं। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट द एंगल ऑफ। तो दो वेक्टर्स का सम
एंड डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे कौन सी एंगल पर। ठीक है, तो आप ये नीचे मैंने लिख दिया है कि लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, ये हमेशा इक्वल होते हैं 890 डिग्रीज पर। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला यूज करके आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या है, रेडिकल यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले से आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं, तो ये आप प्रूफ कर दीजिएगा। लेकिन ये प्रूफ है कि ये सम एंड डिफरेंस दोनों इक्वल होते हैं किस पर, 90 डिग्रीज पर। 9 क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। तो अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है, तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उसकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि अगर आई और जे को लेंगे, क्योंकि आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे के साथ 90 डिग्रीज बनाता है, जे के साथ अगेन 90 डिग्रीज, वैसे ही आई के साथ अगेन 90 डिग्रीज। तो आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल 90 डिग्री होगी और कोसाइन 90 डिग्री पर जीरो के बराबर होता है। तो इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हमेशा जीरो के बराबर होती है। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, कोई भी सी लें वो हमेशा किसके बराबर होगी, जीरो के, बिकॉज ऑफ कोसाइन एंड कोसाइन एट 90 डिग्री जीरो। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स जो नीचे मैंने लिखा है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा 1 के बराबर होती है, क्योंकि अगर आई डॉट आई होगा तो मतलब एंगल 0 डिग्री होगी और कोसाइन 0 1 के बराबर होता है। इसकी वजह से सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 होगी और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होती है, ये आप याद कर दीजिएगा। 10th क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन्स व्हेन। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन कब होती है, ये ऑब्टेन तब होती है जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और रिजल्टेंट में आपको एक स्केलर मिले, तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ए ऑप्शन देखें, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, ये तो नहीं हो सकता। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड टू ए स्केलर। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन को देखें, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे लेकिन आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या इसका और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से सी ऑप्शन जो होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोसाइन थीटा यूज होता है। 11th क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो व्हेन वेक्टर्स आर। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ए बी नॉन वेक्टर है, बी भी यानी नॉन जीरो है। ठीक है, नल वेक्टर नहीं है। तो अगर दोनों नल वेक्टर्स नहीं है तब भी उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 डिग्री होगी और कोसाइन 90 डिग्री पर जीरो होता है। इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे नोट भी लिख दिया है मैंने, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 12th क्वेश्चन है व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगी देन बताओ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, बोथ डॉट एंड क्रॉस विल बी जीरो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है, ठीक है, मतलब पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो होगी, और अगर एंगल जीरो होगी तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं होती, क्योंकि कोसाइन 0 1 के बराबर होता है, इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में आपको एक वेक्टर ही मिलता है, सी वेक्टर मिलता है, जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आप क्या करते हैं, साइन थीटा लेते हैं, और साइन 0 किसके बराबर होता है, आपको पता है कि साइन 0 0 के बराबर होता है। तो इसकी वजह से अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ओनली 0 हो सकती है, बाकी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगी। तो इसकी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0 बिकॉज साइन 0 इज 0 होता है। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन है जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक सीरीज लेकर चलेंगे कि आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के, क्योंकि आप एबीसी वाइज चलेंगे ना तो भी आप देख सकते हैं आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा। अगर इन दोनों का आप क्या करें, यानी क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, के क्रॉस जे, ये होगा माइनस आई के बराबर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इसकी वजह से के क्रॉस जे करेंगे तो इसका आंसर माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस के इसका आंसर आई होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आई, तो ये आप याद कर दीजिएगा। नीचे नोट भी लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स इज 0, क्योंकि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, अगर दोनों क्योंकि पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगी, और साइन 0 जो है 0 के बराबर होता है। 14 क्वेश्चन है इफ टू वेक्टर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट लाइज इन।
अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो अगर उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब है जो तीसरा वेक्टर आपको मिलेगा वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है अगर एक्स वाई में दो वेक्टर्स हैं तो तीसरा वेक्टर कौन से प्लेन में होगा, जेड प्लेन में होगा। तो इसका मतलब है जो तीसरा वेक्टर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सेम प्लेन में नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेन में नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, ए क्रॉस बी बराबर होता है सी वेक्टर के, एंड सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर्स। तो ये आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, two forces of each magnitude F act perpendicular to each other, the angle made by resultant force with the horizontal will be। अगर दो फोर्सेज हैं F, जो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ अगर उन दोनों फोर्सेज की हम रिजल्टेंट लेंगे तो इस रिजल्टेंट की जो एंगल होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजीली, ये जो आपका बेस में वेक्टर है, सपोज कर लें ये एफ वेक्टर है, एक वाई एक्सिस में वेक्टर है। ठीक है, ये आपका जो हाइपोटेन्यूस है ये आपका रिजल्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के कौन सी एंगल पर है, एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली इस डायग्राम में जो मैंने लिखा है, तो दोनों वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स की 45 डिग्रीज पर होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्रीज। 16 लास्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ एक्ट एन एंगल ऑफ 180 विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्रीज, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा आप उनका रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, उन दोनों को वेक्टर्स को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और एफ को एफ में से सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो, यानी नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 180 डिग्रीज पर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर मिलेगा। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेक्टर्स के, इन्हें आप एनी याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरा यूनिवर्सिटी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।